राइट मूव एकेडमी के इस सेशन में आप सबका स्वागत है। सेबी ने जुलाई 29 2022 को एक ऑपरेशनल सर्कुलर इशू किया है जिसका नाम है ऑपरेशनल सर्कुलर फॉर लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। किसके लिए? फॉर नॉन कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज, सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट एंड और कमर्शियल पेपर। सो टेक्निकली ये इक्विटी लिस्टेड कंपनियों के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये सिर्फ उन्हीं कंपनियों को एप्लीकेबल है जिन्होंने अपनी डेट सिक्योरिटीज लिस्ट कराई है। अब जब भी आप लिस्ट कराते हैं डेप्ट सिक्योरिटीज तो आपको सर्टेन रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। तो ये रेगुलेशन 50 से लेके 60 समथिंग तक हैं। तो उसके अंदर काफ़ी टाइप की इंटीमेशंस हैं जो आपको स्टॉक एक्सचेंज को भेजनी पड़ती हैं, चाहे वो रिजल्ट्स हो चाहे कुछ और हो। तो सेबी ने क्या किया कि सर्कुलर के थ्रू वो सब चीज़ों को कंसोलिडेट करके फॉर्मेट्स को एक जगह पे दिया है। तो टेक्निकली अब आपको उनमें से कोई भी मैटर डील करना है तो आपको ये सर्कुलर को रेफर करना है। अब ये सर्कुलर 75 पेजेस का है, तो आपको टाइम लगा होगा कि नहीं लगा होगा ये पढ़ने का। तो मैं सिर्फ समरी में आपको इतना बता रहा हूँ कि ये सर्कुलर में किस किस चीज़ के फॉर्मेट्स या क्या क्या चीज़ें कवर हो रही हैं। डिटेल में आप डेफिनेटली प्रोफेशनल्स हैं तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो आपको एप्लीकेबल है वो पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले ये सर्कुलर जो है वो 1 अगस्त 2022 से इफेक्टिव हो गया, राइट। जैसा मैंने आपको बताया ये सर्कुलर सिर्फ डेट लिस्टेड कंपनियों को या सिक्योरिटाइज या जिनके कमर्शियल पेपर लिस्टेड है उनको ही एप्लीकेबल है। तो इक्विटी लिस्टेड कंपनियों के लिए ये नॉट एप्लीकेबल है। सो ये अब सर्कुलर किस किस चीज़ से डील कर रहा है देख लेते हैं। ठीक है, इसमें 11 चैप्टर हैं, एक एनेक्सर है, एक ग्लोसरी है। तो सबसे पहला जो चैप्टर 1 है वो है फॉर्मेट फॉर फाइलिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन रेगुलेशन 52 एंड 54 में देते हैं। तो वो क्या कहता है, देखो रेगुलेशन 52(1) एंड 52(2) mandates listed companies to submit disclose financial information क्वार्टरली एंड एनुअल टू दी स्टॉक एक्सचेंजेस। ठीक है, आपको क्वार्टरली और एनुअल रिजल्ट सबमिट करने पड़ते हैं। फिर 52(2)(f) में आपको स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी एंड कैश फ्लोज हाफ ईयरली बेसिस पे भी देना पड़ता है। तो क्वार्टरली बेसिस पे रिजल्ट्स और हाफ ईयरली बेसिस में अलॉन्ग विद दैट एसेट एंड लायबिलिटी स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट देनी पड़ती है। तो सबसे पहले इन्होंने दे दिया कि जो फाइनेंशियल रिजल्ट, जो स्टैंड लोन फाइनेंशियल रिजल्ट हम क्वार्टरली बेसिस पे देते हैं और स्टैंड लोन एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट जो एनुअल बेसिस में देते हैं परसेंट टू 52(1) एंड 52(2। तो उन्होंने क्या बोला कि जो हम बैलेंस शीट बनाते हैं कंपनियां, उसका जो फ्रंट पेज है उसमें से जो P&L का पार्ट है उसके नोट्स छोड़ दीजिए। तो जो P&L का पार्ट है सेम फॉर्मेट में जो शेड्यूल 3 में प्रिस्क्राइब है आपको यूज करना है। और उसके अंदर आगे ये तो लेफ्ट साइड में हो गया कि इन्फॉर्मेशन क्या आएगी, लेकिन कौन से पीरियड की आएगी। तो ये यहाँ पे पर्टिकुलर्स में ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है यहाँ पर आपको शेड्यूल 3 के हिसाब से जो P&L में फर्स्ट पेज पे रहता है वो इन्फॉर्मेशन देनी है। सो आपको हमेशा जब भी ये रिजल्ट बनाना है तो ये ध्यान रखना है कि विज लास्ट क्वार्टर शेड्यूल 3 में कोई चेंज तो नहीं आया है। अब इसमें कौन सी इन्फॉर्मेशन लगेगी? अगर हम दिसंबर पीरियड की बात करें तो दिसंबर 21 का लीजिए, उसका प्रीसीडिंग 3 मंथ सितंबर 21, कोरस्पॉन्डिंग 3 प्रीवियस ईयर तो सितंबर 20, ईयर टू डेट तो 9 मंथ्स एंडेड दिसंबर 21, फिर ईयर टू डेट प्रीवियस ईयर तो 9 ईयर एंडेड 20, और प्रीवियस ईयर मार्च 31-21। और ये अनऑडिटेड, ऑडिटेड, अनऑडिटेड जो भी आपके रिजल्ट्स हैं उसके हिसाब से आपको ये चूज करना है। ठीक है, तो ये पहला फॉर्मेट है P&L का। अब हमने देखा कि आपको एसेट लायबिलिटी स्टेटमेंट भी सबमिट करनी पड़ती है 52(2)(f) में। तो वो बैलेंस शीट का शेड्यूल 3 में जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है वही फॉर्मेट आपको यूज करना है। और इसके आगे जो पीरियड कवर करना है आपको हाफ ईयरली है तो हाफ ईयरली करंट का, लाइक अगर आप सितंबर की बात करोगे तो सितंबर 22, और एज ए प्रीवियस ईयर तो सितंबर 21। ये दो कॉलम इसमें आपको देने हैं। और मार्च में सिमिलरली मार्च मार्च हो जाएगा। थर्ड फॉर्मेट है इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट का। सेम लाइन से आपको इनडायरेक्ट मेथड में कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है। और नीचे जो फॉर्मेट है शेड्यूल 3 को ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना है। जो हमारी बैलेंस शीट में जो कैश फ्लो बनता है सेम फॉर्मेट रहेगा, लेकिन पीरियड दो रहेंगे सेम जैसे हमने ऊपर बैलेंस शीट में देखा, राइट। न्यूज़पेपर के लिए अब इन्होंने एनेक्सर 1A में नया फॉर्मेट दे दिया है। उस फॉर्मेट में जो इक्विटी लिस्टेड कंपनी है उससे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ज़्यादा है। अगर मैं जाऊंगा Ctrl+F(1)A में तो हमें दिखेगा फॉर्मेट एनेक्सर 1A का। ठीक है, पेजेस ज़्यादा हैं लेकिन कंटेंट कम है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सुबह में पढ़ चुका हूँ। सो ये फॉर्मेट जो है
ये फॉर्मेट में देखो, यहाँ से लेके पेड अप कैपिटल रिजर्व्स तक तो हमारा इक्विटी में आता है। उसके बाद ये 8 से लेके 17 जो है वो डेट रिलेटेड कंप्लायंसेस है। ओके, देन 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 अब हम गुम हो गए डाउनलोड्स। ओके, सो ये हमारा था अनेक्सर 1A। असेट लाइबिलिटी का फॉर्मेट हो गया, उसके बाद कैश फ्लो का फॉर्मेट हो गया, न्यूज़पेपर का फॉर्मेट हो गया। देन सिक्स्थ में बोल रहे हैं अगर आपको जब भी आप टाइम से रिजल्ट सबमिट नहीं कर पाते हो तो आपको 1 वर्किंग डेज में ड्यू डेट के एक्सचेंज को रीज़न बताना है और आपकी वेबसाइट पे भी डालना है। और अगर ये आपको पहले डिसाइड हो गया तो जब डिसाइड हुआ उसके 1 वर्किंग डे में आपको एक्सचेंज को बताना है। तो अगर आपकी ड्यू डेट 29 मई है तो आपको 30 मई तक बताना है, प्रोवाइडेड वो वर्किंग डे हो। और अगर आपने पहले डिसाइड कर लिया था तो उस दिन से 1 दिन के अंदर आपको एक्सचेंज को बताना है कि हम रिजल्ट नहीं सबमिट कर पा रहे विद रीजन। ठीक है, ये एनेक्सर 1 हो गया जो कि फॉर्मेट है न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट का। फिर लिमिटेड रिव्यू का फॉर्मेट है। तो जो नॉर्मल कंपनीज हैं उनको जो एनेक्सर लगेगा लिमिटेड रिव्यू का वो 2A है, लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट फॉर क्वार्टरली स्टैंड लोन रिजल्ट्स अदर देन बैंक्स। और एनुअल के टाइम पे ऑडिट रिपोर्ट फॉर एनुअल कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर एंटिटी अदर। तो 2A 2E फॉलो होगा। ठीक है, और स्टैंड लोन का रिजल्ट्स के लिए वो क्या बोल रहे हैं, एनेक्सर 2C और 2D एज एप्लीकेबल स्टैंड लोन के टाइम पे। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी का हमको लेना देना नहीं अभी। उसके बाद ये इन्होंने सब फॉर्मेट्स दे दिए, तो जो भी आपका एप्लीकेबल है आपको उसको फॉलो करना है। तो इतने पेजेस तो ये लिमिटेड रिपोर्ट ही खा गई। राइट, सो हम पहुंच गए पेज नंबर 31 पे। अब ये है डिस्क्लोजर ऑफ इम्पैक्ट ऑफ ऑडिट क्वालिफिकेशन, जो इक्विटी लिस्टेड कंपनीज है वो फॉलो कर ही रही हैं कि जब भी अगर आपके ऑडिट रिपोर्ट में, एनुअल ऑडिट रिपोर्ट में कोई क्वालिफिकेशन है तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा वो हमको डिस्क्लोज करना पड़ता है, और नहीं है तो हमें एक डिक्लेरेशन देनी पड़ती है। तो सेम चीज़ यहाँ डेट सिक्योरिटीज को भी एप्लीकेबल है। उसके लिए फॉर्मेट 3A में दिया हुआ है, हम लोग 3A पे आएंगे तो देखते हैं। तो ये सिंपल पेज जो बोल रहा है कि आपको स्टेटमेंट ऑफ इम्पैक्ट ऑफ क्वालिफिकेशन देनी है, और अगर नहीं है तो आपको जो डिक्लेरेशन है वो देनी है। ये जनरली साइन होती है 4 लोगों से, तो जो स्टेटमेंट आएगी उसमें हम देख लेंगे। तो ये वो स्टेटमेंट है। ठीक है, इसमें ये पर्टिकुलर्स हैं आपकी जो क्वालिफिकेशन है, ये फिगर्स हैं जो बैलेंस शीट में आ रही हैं, और ये फिगर्स हैं जो उस क्वालिफिकेशन को इम्पैक्ट देने के बाद आएगी। उसके बाद क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी पड़ती है। सिग्नेटरीज जो है ये स्टेटमेंट साइन करते हैं CEO या MD, CFO, ऑडिट कमेटी चेयरमैन और ऑडिटर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपको स्टेटमेंट यूटिलाइजेशन और स्टेटमेंट डेविएशन, 2 टाइप की स्टेटमेंट है। एक, जब तक आपने कोई प्रेफरेंशियल इशू किया या फंड्स रेज किए हैं अपने डिवेंचर्स के थ्रू, तो आपको 45 डेज ऑफ एंड ऑफ क्वार्टर में आपको ये जब तक फंड यूज नहीं होते तब तक उसका इंटीमेशन देना है स्टॉक एक्सचेंज को। उसके अलावा जो अगर आपने डेविएशंस हुए जो आपने डिस्क्लोज किया था उसके अगेंस्ट में अगर आपने कुछ भी इशू किए, फंड्स यूज किए, तो ऑडिट कमेटी के पास रिव्यू होने के बाद फिर आपको एक्सचेंज को देना है। और जहाँ ऑडिट कमेटी नहीं है वहाँ बोर्ड देगा, और फॉर्मेट जो है वो यहाँ नीचे दिया हुआ है। तो पहला फॉर्मेट है यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोसीड्स। तो ये सिंपल बोल रहा है कि आपने कितने फंड रेज किए, किस सेशन में, किस पर्पस के लिए यूज़ किए। और जब कोई डेविएशन है तो ये डेविएशन है कि आपने जो बेसिक पर्पस था जो डिस्क्लोज किया था उसके उसमें यूज़ नहीं किया है, तो क्या आपने अप्रूवल्स लिए हैं कि नहीं। तो जब भी आपको ये स्टेटमेंट करनी है तो ये फॉर्मेट को ध्यान रखना है। उसके बाद डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट इंटरेस्ट, 2 टाइप के डिफॉल्ट है, मंथली डिफॉल्ट और क्वार्टरली डिफॉल्ट। अगर आपकी डेट सिक्योरिटीज पे डिफॉल्ट है, लोन्स पे डिफॉल्ट है, तो महीने के जब भी वो डिफॉल्ट होता है उसके 30 डेज के 24 आवर्स में डिस्क्लोज करना है, और क्वार्टरली आपको 7 डेज में डिस्क्लोज करना है। दोनों के फॉर्मेट यहाँ पर दिए हुए हैं। राइट, उसके बाद हम पहुंच गए अमलगमेशन पे, जहाँ पे कभी भी स्कीम ऑफ अमलगमेशन के थ्रू NCD या NCPRS इशू हो रहे हैं तो ये चैप्टर उस चीज को डील कर रहा है। तो उसमें उसकी टर्म्स कंडीशंस हैं कि अगर वो जब भी आप इशू कर रहे हो तो क्या टर्म्स है, क्या वैल्यूएशन रिपोर्ट है, क्या डिस्क्लोजर स्कीम में होना चाहिए।
और स्कीम सैंक्शन होने के बाद आपको क्या करना है, और कंप्लायंस रिपोर्ट का फॉर्मेट है, तो ये फॉर्मेट आपको यहाँ से यूज करना है, एनेक्सर 6 ऐसे। अब हाई डेट वैल्यू एंटिटीज आपको मालूम ही है, तो अगर जो एंटिटी हाई वैल्यू डेट लिस्टेड है तो उनको जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रोविजंस है उनको यहाँ पे लिखे हुए 6A में, और उसके बाद डिस्क्लोजर जो है पार्ट C, D, E में आपको ये कंप्लायंस सर्टिफिकेट, डिक्लेरेशन और कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट का पार्ट बनाना, फॉलो करना है। फिर एनुअल सेक्रेटरी ऑडिट रिपोर्ट और सेक्रेटरी कंप्लायंस रिपोर्ट भी एप्लीकेबल है, तो उसमें 204 की रिपोर्ट और एक SCR जो है, ये दो चीज़ें आपको सबमिट करनी है। SCR 60 डेज में, MR3 आपके एनुअल रिपोर्ट के साथ जाती है। इसका फॉर्मेट भी इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। सो ये फॉर्मेट ऑफ CG रिपोर्ट है। सो जो इक्विटी कर रहे हैं वो इससे रेलिवेंट प्रोविजंस को जानते हैं, नहीं है तो भी आपको ये CG को फॉलो करना है। ये सेक्रेटरी कंप्लायंस रिपोर्ट का फॉर्मेट है जो PCS देगा, ठीक है, और सेक्रेटरी ऑडिट रिपोर्ट MR3 का फॉर्मेट है। अब रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स के लिए क्या क्या करना है आपको, आपको पॉलिसी बनानी है, रेगुलेशन 23 स्टेट्स, ठीक है। तो ऑडिट कमेटी क्या क्या अप्रूवल करेगी, ये सब चीजें हैं। शेयर होल्डर्स को क्या क्या इन्फॉर्मेशन देनी है, RPT को एक्सचेंज में क्या डिस्क्लोज करना है। हाई वैल्यू डेट लिस्टेड कंपनीज, ओके। अगर आप नॉन कंप्लायंस करते हो तो ये SOP पेनल्टीज लगेंगी आपको। ये फाइन्स की लिस्ट है। फिर क्या एक्शंस होंगे इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस बाय इशूअर्स ऑफ लिस्टेड NCDs। फिर सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट नॉट एप्लीकेबल मोस्ट ऑफ द कंपनीज। राइट। रिव्यू ऑफ रेटिंग एंड पेमेंट ऑब्लिगेशन, तो 55 मैंडेट्स की आपको रेटिंग्स जो है वो एक बार रिव्यू करनी है, 57 और प्रिस्क्राइब की इंटीमेशन टू भी भेजनी है डिविडेंड के लिए। तो फॉर्मेट क्या है, क्रेडिट रेटिंग ऐसे फॉर्मेट में देनी है। 57(1) में ये फॉर्मेट में आपको इंटीमेशन देनी है, 57(4) में ये फॉर्मेट में, 57(5) में ये फॉर्मेट में, और ये सारे सर्कुलर सुपरसीड हो गए, ठीक है। तो ये 75 पेजेस में इतना ही था। थैंक यू। कोई क्वेरीज रहे तो आप पूछ सकते हैं।